हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति क्या थी और उसमें किस प्रकार भिन्न भिन्न राज्यों का उदय हुआ, उसमें कैसी अव्यवस्थाएं फैली, उन सब के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। हालांकि ये जो संख्या है कुछ लमसम दे रखी है, इससे अधिकांश शरणार्थी पाकिस्तान से भारत की ओर आए थे और इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी और साथ ही साथ तकरीबन 500 रियायतें राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीति व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो अब जैसे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत के दो विभाजन हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे जो लोग, जिन्हें भारत में आकर रहना था, यहाँ बसना था, तो वो यहाँ एक शरणार्थी के रूप में आए। वहाँ पर उनका पुश्तैनी ज़मीन, इसके अलावा पुरखों के घर और अपना व्यवसाय, ये सब छोड़कर इन्हें ये जब भारत आए तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी कि इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। जो भिन्न भिन्न रियासतें हैं, भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई है और जिसका जो प्रशासन है राजा और नवाबों द्वारा देखा जा रहा है, तो उन सबको एक राष्ट्र के रूप में एक एकता के सूत्र में बांधना और साथ ही साथ जो अभी अभी राष्ट्र जो आज़ाद हुआ है उसको जो रोज़गार है वो उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो राजनीतिक संगठन है उसे व्यवस्थित रूप से रखना, इसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण करना और भिन्न प्रकार की ऐसी जो समस्याएं थी वे देखने को मिली। देखिए, ये जो तस्वीर है इलाहाबाद में गांधी की अस्थियों का विसर्जन के दौरान इतनी जो भीड़ उमड़ने को देखने को मिली फरवरी 1948 में। देखिए अब क्या हुआ, अभी स्वतंत्रता के 6 महीने भी नहीं हुए थे, सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया था। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह महात्मा गांधी के इस दृढ़ विश्वास से भेदभाव रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा करना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी और जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्यारे नेता राष्ट्रपति अब नहीं रहे। तो अब भारत आज़ादी के अभी 1 वर्ष भी नहीं बीते थे
और 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी गोली मारकर। और जब इसकी जो सूचना जो सामान्य लोग हैं, जो जनता है, उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? रेडियो जो आकाशवाणी है उसके माध्यम से प्राप्त हुई, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इससे पूरा जो राष्ट्र है वो शोक में डूब गया। 1947 में भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधे में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? तो ये सब समस्याएं राष्ट्र के सामने उभर कर आई। ताकत की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए विकास और काश्तकार और बारिश पर निर्भर थे। यही व्यवस्थित अर्थव्यवस्था और गैर कृषक क्षेत्र में थी। अगर जो फसल चौपट हो जाती थी तो नई बढ़ाई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे। यहाँ शिक्षा और व्यवस्था सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था। यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार मिल सके। तो अब इतनी सारी समस्या राष्ट्र के सामने उभर कर आने लग गई। और आरंभ में जब भारत एक राष्ट्र बना आज़ादी के बाद, और इसके सामने कई समस्याएं आई, जैसे कि विकास की समस्या और इसके अलावा खाद्य पूर्ति की समस्या। बीच में कुछ ऐसे दिन भी भारत को देखने पड़े जिसमें जो सामान्य जनता है वे उनको भरपूर्ण पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। उस समय इतनी अधिक जो किसान जो थे वो अधिक प्रभावित हुए थे इन सब कार्यक्रम से। और ये जो सिलसिला चल रहा था बंटवारे का, आज़ादी का, इससे सामान्य जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कई कदम उठाए और बहुत सारे उन्होंने जो जनता के एक आश्वासन के लिए उन्होंने भिन्न प्रकार के नारे भी दिए। तो अब इसी क्रम में आगे एकता और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तत्वों के बीच मौजूद मतभेद को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ जो अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाके का फर्क पैदा हो सकता था। तो सामाजिक व्यवस्थाएं
बहुत अधिक थी। भिन्न भिन्न जातियों के लोग थे और प्राचीन समय में अधिकांशतः जो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां समाज में थी, तो उसको एक जो व्यक्ति था होता था, वो सभी जाति के व्यक्ति को समान दृष्टि से ना देखकर भेदभाव की दृष्टि से देखा करते थे। तो ये सब सामाजिक अव्यवस्थाएं धीरे धीरे जो थी उसको संभालना थोड़ा मुश्किल था, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ तनाव आज़ादी के बहुत पूर्व ही शुरू हो गए थे, और बहुत हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। और साथ ही साथ जो शहर हैं वहाँ और देहात और इसके अलावा पिछड़े इलाके थे, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो फ़र्क हुए वो सामने उभर कर आए। एक नए संविधान की रचना इन सबको व्यवस्थित रूप से संगठित करने के लिए और एक इनका मार्गदर्शन करने के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो अब आगे चलकर क्या हुआ, एक संविधान सभा का गठन हुआ, और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच करीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस विधानसभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो संविधान है वे जब संविधान सभा बनी तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो सर्वप्रथम दिल्ली था, और संविधान सभा के जो सदस्य थे वे भारत के भिन्न भिन्न अनेक जो राज्य थे वहाँ से संबंध रखते थे, और भिन्न प्रकार की जो पार्टियां थी उनके प्रमुख नेता भी इस सभा में सम्मिलित हुए। और हालांकि जो संविधान है वह नवंबर में बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 9 दिन का समय लगा। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे संविधान की एक ख्याति यही है कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया था। तो सर्वप्रथम विशेषता क्या थी भारतीय संविधान की? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी प्रारंभ में जब संविधान बना, हालांकि अब 18 साल से ऊपर की जो भी 18 साल के बाद जो भी नागरिक है भारत का वो मतदान दे सकता है, लेकिन 21 साल के प्राचीन समय जब पहले संविधान लागू हुआ तो उसमें व्यवस्था थी कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के भारतीय नागरिक अब मत देने का उन्हें अधिकार मिल गया भारतीय संविधान के निर्माण के फलस्वरूप। और लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि जितना जो भारतीय थे उन्हें 21 वर्ष के पश्चात मत देने का अधिकार था, लेकिन भिन्न प्रकार के जो देश थे उन्हें अभी भी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अब खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं को जो भारतीय संविधान उन्हें भारतीय संविधान में मत देने का सर्वप्रथम अधिकार दिया गया था। लेकिन और जो कई देश थे और जब उसमें
मतदान की बात आती है तो उसमें महिलाओं को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। एक खास विशेषता ये थी, यहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। तो अब इसमें वयस्क मताधिकार का जो कार्यक्रम था और उसमें जो व्यक्ति थे, सर्वप्रथम सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, अर्थात जो बड़े बड़े संगठन के नेता हैं और राजघरानों से संबंधित है, राजनीतिक दलों से संबंधित है, उनको। और फिर धीरे धीरे शिक्षित पुरुषों को मताधिकार देने का अधिकार मिला और फिर इसके बाद मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंतिम मताधिकार दिया गया। तो अब महिलाओं को भी अधिकार सबसे सर्वप्रथम जो महत्व दिया गया वो संपन्न घराने वाले पुरुषों को, फिर धीरे धीरे अंत में महिलाओं को निर्वाचन आयोग की सूची में शामिल किया जाने लगा। वह भी लंबे रुझान संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उनके तमाम जातियां, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया था। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीति व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात का समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका जो गठन एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बना सकता और ना ही बनना चाहिए। क्या हुआ फिर जब संविधान सभा की भिन्न भिन्न विशेषताओं पर जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बल प्रदान करते थे। उनका मानना था कि एक भिन्न भिन्न जो सदस्य थे संविधान सभा का, उनका अलग अलग मत था। बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और जो यहाँ की जैसे यहाँ जो ये भिन्नताओं का देश है, भिन्न भिन्न भाषाएं यहाँ बोली जाती है, तो वो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बल प्रदान करते थे कि जो अधिकांश महत्व है वो हिंदुत्व को दिया जाए। इसके अलावा भिन्न भिन्न राज्य से आए जो नेतागण थे वे अपने अपने क्षेत्र के जो भाषाएं हैं और इसके अलावा जो वहाँ की संस्कृति है वो अधिक उसको महत्व दिया करते थे। तो कई प्रकार के ऐसे मुद्दे देखने को मिले थे संविधान सभा में। और बहुत से लोग ऐसा समर्थन करते थे कि जैसे कि पाकिस्तान एक विशेष प्रकार के धर्म को मानने वाला है और एक अलग और अच्छा राज्य है, तो जो हिंदुस्तान है इनके नेताओं को भी कुछ इसी प्रकार का आयोजन किया जाना चाहिए और इस हिंदुस्तान जो है इसे एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे नेताओं ने इसका मिलकर भी विरोध किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस प्रकार भारत का निर्माण एक धर्म के आधार पर हुआ है, तो हिंदुस्तान जो है यहाँ पर ऐसा करने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया।
मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन एवं अन्य धर्म के लोग भी थे। नए संविधान में इन समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर प्रदान किए गए जैसे हिंदुओं को किए जा रहे थे। तो अब जो सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे निष्पक्ष रहने का निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार सभी हिंदुओं को एक समानता समाज में प्राप्त है और स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी को अवसर दिया जाना चाहिए। और चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अथवा कोई समुदाय हो या फिर सामाजिक स्थल हो, वहाँ पर एक सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम हो या फिर अन्य भिन्न प्रकार की जातियों से संबंधित हो। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जा सकते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। अब वे भी मंदिर में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय कर दिया कि विधायिका के कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवार के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासकीय सेवा जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है। उन्हें सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था। तो अब क्या है, ये कुछ पक्ष रखे गए हैं जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित है। और साथ ही साथ अभी इसी पर हमने चर्चा करी थी कि जो समाज में जातियों में कई भिन्नताएं थी, जैसे कि उच्च वर्ग और इसके अलावा स्वर्ण वर्ग की जो जातियां थी और निम्न वर्ग की, उसी को मद्देनज़र रखते हुए समाज में बहुत सारी जो नौकरियां हैं आरक्षित की गई कि इससे समाज में संतुलन बना रहेगा और जो निचले वर्ग से संबंधित हैं, जो जनजातियाँ, जो जातियाँ और जो समुदाय है, उससे उनको आजीविका का अवसर, उनकी आजीविका सरलतापूर्वक चल सकेगी। और बहुत से जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें बहुत से लोगों का अलग अलग तर्क था। उसी में से एक खांडेकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका संबोधन कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने कहा था कि हजारों साल तक दबाकर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में रखा और हमें इस कदर बताया,
इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारे हृदय भी काम नहीं करता और न ही हमें आगे बढ़ पाने में सक्षम है। तो जो खांडेकर थे वे असवर्ण जाति से संबंधित रखते थे, उसी के सदस्य थे। इनको अवसर मिला जब संविधान सभा में बोलने का और उनके सदस्य भी थे, तो उन्होंने बताया कि अपने जो असवर्ण जातियां थी उनके ऊपर किस प्रकार समाज में व्यवहार होता है। उसके दुख को इन्होंने कुछ इस प्रकार बयां किया और उनके अधिकारों के लिए अपने पक्ष में कुछ बातें कहीं जो कि हमने अभी देखी। और साथ ही साथ भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उसके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिलने का उद्देश्य उस स्थिति में सुधार लाने का था। तो जो अछूत थे समाज में, उनकी स्थिति को और अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे, जैसे कि चुनाव में कुछ उनके लिए कुछ सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। साथ ही साथ नौकरियों में विशेष प्रकार का आरक्षण प्रदान किया गया था, जिससे कि समाज में जो असवर्ण जातियां हैं वे समाज में अपनी जीविका को चला सके। साथ ही साथ इसमें संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि कांग्रेस के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूद व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसीलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो सकती। संविधान सभा की शक्तियों को लेकर भिन्न प्रकार की बातें हुई, जैसे कि इसका जो केंद्र था, मुख्य केंद्र संविधान सभा का, वो दिल्ली था। तो भिन्न भिन्न राज्यों से जो नेतागण आए थे, उनका ये विचार था कि जो देश की जो स्वायत्ता हैं, जो शक्तियां हैं, उनको उनकी अलग अलग सत्ता और शक्ति को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के बातें थीं और कुछ प्रकार के मत थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1991 से 1956 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बहुत अधिक उनका योगदान रहा और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इसी क्रम में आगे भिन्न भिन्न जो शक्तियों को लेकर भिन्न भिन्न नेताओं का अलग अलग विचार था। अब देखिए, मद्रास के एक सदस्य का आग्रह, जो संविधान सभा के सदस्य थे, मद्रास से इनका जुड़ाव था। उनका आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भाव
प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। तो इनका क्या मत था कि जो राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भाव, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार राज्य में भिन्न भिन्न जो भी लोग हैं उनकी कुशलता का या फिर उनकी व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से जो देखभाल हो, या फिर जो समाज में रहती हैं उनकी सुख सुविधाएं जो उनकी प्रदान की जानी चाहिए, प्रारंभिक उसकी जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार के ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि जिस स्टेट से जो व्यक्ति ताल्लुक़ रखता है उसकी सुख सुविधाएं वही राज्य देखेगा। इसी क्रम में आगे इस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान के भिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। ये सूचियाँ आज भी उसी प्रकार बरकरार हैं। उसी में से सर्वप्रथम जो आती है वे केंद्र सूची, और जो दूसरी आती है वे राज्य सूची, और जो तीसरी आती है ये समवर्ती सूची। केंद्र सूची ये संसद के अधीन रखी गई है, और राज्य सूची ये राज्यों के अधीन रखी गई, और समवर्ती सूची जो है वे केंद्र और राज्य दोनों के बीच में है। तो इस सूची के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं या इसके अंतर्गत जो भी मुद्दे हैं उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही इसे देखती हैं और इसका उपयोग करती हैं। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि में रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। अभी हमने देखा ना ये केंद्र जो सूची के जो मामले थे ये इस पे सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना उन्हीं के अधीन थी, और जो भी विषय इसके अंतर्गत आते थे वो सिर्फ राज्य ही देखता था, ना कि केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। ये ऐसे विषय थे जैसे कि उसमें केंद्र सरकार के अधीन थे, और राज्य सूची में शिक्षा और व्यवस्था जैसे विषय के लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन, कृषि और आदि ऐसे विषय को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, अभी बातें भी चली, और इसी क्रम में आगे भारतीय संविधान में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। भाषा से संबंधित बहुत सारे संविधान सभा में विरोध देखने को मिले। जो दक्षिण भारत के जो नेतागण थे वे चाहते थे तमिल को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, और बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। जो नेतागण जिस राज्य से आए थे वो उस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती थी वे उन भाषाओं का समर्थन किया करते थे। और कुछ का ऐसा मानना था कि जो ये अंग्रेजी भाषा है, जब ये जा रहे हैं अंग्रेज़ तो इनके साथ ही इनकी भाषा को विदा कर दिया जाए, मतलब अब इनकी भाषा यहाँ रद्द कर दी जाए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने भाषा के बारे में अपना मत प्रदान किया कि दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी, उनकी ये दक्षिण भारत से संबंधित है, उनकी तरफ से चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राज्य भाषा का दर्जा दिया
और जबकि अदालतों, सेवाओं, भिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो अब बीच का रास्ता इन्होंने ये अपनाया कि हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दी, राष्ट्रभाषा घोषित ना करके, और जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। कुछ इस प्रकार का रास्ता निकाला गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वे था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीरों और गरीब तथा ऊंच एवं नीच जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हमें एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपने सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के फलस्वरूप हम सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी संविधान सभा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी और साथ ही साथ संविधान सभाओं में जो उनके सदस्य थे, बहुत से राजनेताओं का हमने अभी मत पढ़ा, तो उनके प्रशासनिक संबंधी अलग अलग विचार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वे राजनीति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के पक्ष में थे और उस पर जोर प्रदान किया करते थे। और उनका मानना था कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी वर्ग से संबंधित हो। और साथ ही साथ भिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल के नेताओं थे, उनके इस मामले में सामाजिक विकास और आर्थिक विकास को लेके भिन्न भिन्न मत थे। और साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक सैद्धांतिक निक्षेप का रूप, मतलब उनका समर्थन करते थे। और कहने का मतलब समाज में संपूर्ण रूप से जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको निष्पक्ष रूप से हर किसी क्षेत्र में विकास करने का मार्ग उनको मिलता रहे, प्रशस्त होते रहें आगे की ओर। राज्यों का गठन कैसे हुआ? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसीलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं
बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है। तो 1920 के दशक तक भाषा को लेकर भिन्न प्रकार के मतभेद समाज में देखने को मिले थे और साथ ही साथ भारतीय राज्य गठन में भिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो रियासतें थी, जो राजाएं थे, उन्हें एकत्र करना और उन्हें एक राष्ट्र के सूत्र में बांधना मुश्किल कार्य था। और इसी दौरान बहुत सी ऐसे भीषण दंगे फसाद हुए जिसमें जो गरीब भारतीय लोग थे उनको अधिक हानि का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र की शक्ति और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह थी कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषीय प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता। तो जो उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही थी, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा, इन शब्दों का उपयोग किया, वे थी सामाजिक अव्यवस्थाएं। और इसी का समर्थन करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका भी राष्ट्र बनाने के लिए और उसे एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने भी बहुत सारी जो रास्ते में रुकावट दिखी उसकी उन्होंने व्याख्याएं की और साथ ही साथ जो भाषाई के आधार पर प्रांतों का निर्माण करने की बात की जा रही थी और उसके जो पक्षधर थे उन पर कई सवाल उठाए गए और इस कसौटी पर पूर्ण रूप से उतरना और इस पर विजय प्राप्त करना उस समय के हिसाब से बहुत अधिक मुश्किल था।